नमस्कार दोस्तों, हमारे एक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। संवत 1050 से संवत 1375 तक देखते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आगे देखते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे देखिए। गाहा या गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। आगे देखते हैं। सिद्धों की संख्या 84 थी, जिसमें यहाँ सभी सिद्धों की नाम सहित बताया गया है। इन 84 सिद्धों में जो इम्पोर्टेंट है बस वहीं देखते हैं। पहले लुइपा। है। हाँ, ये 84 सिद्धों में सबसे प्रथम स्थान था इनका। इनको सबसे ऊंचा माना जाता था। इसके बाद सरहप्पा सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते थे। हाँ, और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और कड़हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सबसे बड़े कवि माने जाते थे। और इसके बाद देखते हैं गोरक्षप्पा, जिसे गोरखनाथ कहते हैं। गोरखनाथ नागा अर्जुन, जलंधर और चरपट ये सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते थे। ये देखिए, जलंधर पा, चरटिपा। गोरखनाथ, नागा अर्जुन, जलंधर और चरटिप ये चारों सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देखते हैं। मणिभद्रा, मेखलापा, कनपलापा, लक्ष्मीकरा ये चारों योगिनी थी। हाँ, 84 सिद्धों में 4 स्त्रियां थी। इनके नाम यही 4 है। आगे देखते हैं। जैसा कि अभी बताए हैं, नाथों की संख्या 9 माना गया। इन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न प्रकार से क्रम से बताया गया है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इसमें नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर ये चारों सिद्धों और नवनाथों दोनों में गिने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब अपभ्रंश साहित्य शुरू होगा यहाँ से।
देखिए अब देखते हैं ब्रह्म साहित्य के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि थे। इन्हीं को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पउम चरियु, रिठेनिम्मी चरियु, स्वयंभू छंद, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है ब्रह्म भाषा का? स्वयंभू को। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पउम चरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। उन्होंने अधूरा छोड़ा था तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने उनकी रचना को पूरा की। पउम चरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। इसमें राम का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जो हिंदी साहित्य की दूसरा ग्रंथ है माना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार ने स्वयंभू को माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुंस्य या पुंड कवि को माना है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्य दंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्य दंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरीश गुणालंकार, दूसरा नय कुमार चरियु और तीसरा जसहर चरियु। पुष्य दंत के 63 महापुरीश गुणा अलंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्य दंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्य दंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। स्वयं को इन्होंने अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है स्वयं को। आगे देखते हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्य दंत। इन्होंने 3 कवि माने हैं अपभ्रंश के, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत है। आगे 12वीं शताब्दी में जिनदंत सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन राज काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है। जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास
जो कि 1114 में प्रकाशित हुई थी, उसको जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शाली भद्रसूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेह रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेह रासक है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। आगे देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश, योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, जिसमें पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया, अपभ्रंश और देश भाषा, जिसे बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया। पहले देखिए अपभ्रंश की रचनाएं, जिसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और दूसरा देश भाषा काव्य की रचनाएं, जिसमें खुमान रासो, वैसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र,
प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। ये सब हेमचंद्र की पुस्तकें थी। आगे देखते हैं। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। ये बस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वहीं इसमें दिया गया है, एक तरफ से व्याख्या नहीं किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बस उसी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृतिक पैंगलम में प्राकृतिक और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक पैंगलम को प्राकृतिक पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृतिक पैंगलम को प्राकृतिक पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृतिक पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के काव्य भी आए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो हिंदी के टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।